वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2011 में आई मूवी शेरलॉक होम्स पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और उसकी लीड रोल में है रॉबर्ट डाउनी जूनियर। मूवी की शुरुआत में हमें एक स्ट्रीट व्यू दिखाया जाता है, जहां एक शॉप के अंदर जोरदार धमाका होता है जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। और फिर हमें एक मार्केट दिखाया जाता है जहां से एक ब्यूटी कहीं जा रही है, तो एक चाइनीज उसका पीछा करने लगता है और जल्द ही ये चाइनीज उस लड़की को पकड़ लेता है। जहां पे हमें पता चलता है कि ये चाइनीज असल में मशहूर डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स है, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड इरीन एडलर को फॉलो कर रहा था। तो वो इरीन से कहता है कि 3 आदमी पिछले आधे घंटे से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तो इरीन जल्दी से होम्स को एक बैग एले में ले जाती है जहाँ पे वो ठग्स भी मौजूद थे। तो इरीन होम्स को बताती है कि ये लोग मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग तो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। यानी शेरलॉक होम्स लड़की के चक्कर में बुरा फंस गया है और अब उसकी अच्छे से तोड़ाई होने वाली है। वैसे इरीन एक प्रोफेशनल चोर है, जो कि इस समय बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल के लिए काम कर रही है। इरीन के जाते ही ये लोग होम्स को कूटने लगते हैं, मगर जैसे जैसे करके होम्स इन्हें हैंडल करने की कोशिश करता है, पर उसकी पहले से भी ज्यादा तोड़ाई होती है। तो एज ए लास्ट अटेम्प्ट उसे अपनी सुपर विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करना पड़ता है, जिससे वो गुंडों के सारे मूव्स को प्रेडिक्ट करके उन्हें ढेर कर देता है। वहीं इरीन एक ऑक्शन साइट जाकर एक आदमी से मिलती है जिसका नाम हॉफमैन है। इरीन हॉफमैन को एक पैकेज देते हुए बोलती है कि ये पैकेज बॉस ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। तो जब हॉफमैन अपने पैकेज को चेक कर रहा होता है, तब शेरलॉक होम्स भी यहाँ पे आ जाता है और उसे रोक लेता है, क्योंकि इस पैकेज में एक बॉम्ब था। वैसे शेरलॉक होम्स इरीन को पुच्ची देने के दौरान उसकी पॉकेट से एक लेटर चुरा लेता है, जो कि हॉफमैन ने इरीन को दिया था। और फिर शेरलॉक होम्स उस बॉम्ब को एक ताबूत में डाल देता है, जिससे बॉम्ब ब्लास्ट से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। मगर जब वो बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि हॉफमैन तो अब तक मर चुका है, उसे किसी ने पॉइजन डार्ट मारा है। वहीं इरीन अपने मिशन फेलियर के बाद अपने बॉस से मिलने जाती है, जो कि शेरलॉक होम्स का राइवल और एनिमी प्रोफेसर मोरियार्टी है, जो कि एक क्राइम जीनियस है। और अब प्रोफेसर को लगता है कि इरीन उसके काम के लायक नहीं है, क्योंकि वो शायद जानबूझकर शेरलॉक होम्स को इन्फो लीक कर रही है। तो वो इरीन को पॉइजन देकर मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हमें 221 बेकर स्ट्रीट दिखाई जाती है, जहां डॉक्टर वॉटसन अपने दोस्त शेरलॉक होम्स से मिलने आया है। मगर होम्स ने तो अपने घर को एक जंगल बना दिया है, तो ये देखकर वॉटसन खुश नहीं है। इसके बाद होम्स वॉटसन को अपने केस से रिलेटेड बातें बताने लगता है कि मैं कुछ समय से बहुत ही शातिर क्रिमिनल और उसकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा हूँ। वो क्रिमिनल काफी सारे मर्डर बॉम्बिंग में शामिल है। शेरलॉक होम्स कहता है कि यहाँ लंदन में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, जो कि स्पाइडर वेब की तरह उलझे हुए हैं। मगर इन क्राइम्स का मास्टरमाइंड एक ही आदमी है, जिसे प्रोफेसर मोरियार्टी कहा जाता है। मगर वॉटसन इस केस से रिलेटेड बकवास सुनना नहीं चाहता, क्योंकि अब वो शादी करने वाला है, तो वो होम्स का साथ देकर रिस्क लेना नहीं चाहता। इसके बाद ये दोनों एक धांसू सी कार लेकर एक जगह पे जाने लगते हैं, जहां वॉटसन की बैचलर पार्टी होने वाली है। मगर रास्ते में इन्हें मेक्रॉफ्ट मिल जाता है, जो कि शेरलॉक होम्स का भाई है। इसके बाद जल्दी पार्टी चालू हो जाती है, जहां ये दोनों खूब एंजॉय करते हैं। पार्टी के दौरान होम्स एक फॉर्चून टेलर के पास जाता है, जिसका नाम है मैडम सिम्जा, जो होम्स के सामने कुछ जादू टोने करने लगती है। मगर होम्स उसके कार्ड को देखकर खुद ही फॉर्चून टेलिंग करने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि असल में जो लेटर हॉफमैन ने इरीन को दिया था, उसे रेने नाम के आदमी ने लिखा था, और तो रेने सामने बैठी मैडम सिम्जा का भाई है। तो आज शेरलॉक होम्स मैडम सिम्जा से मिलने आया है, ताकि वो पता लगा सके कि रेने का प्रोफेसर मोरियार्टी से क्या कनेक्शन है, साथ ही सिम्जा प्रोफेसर के बारे में क्या जानती है। तो जब शेरलॉक होम्स सिम्जा को रेने का लेटर देता है, तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि लेटर के पीछे एक ड्राइंग बनी हुई है। साथ ही उस पर लिखा हुआ है कि मेरी प्यारी बहन, मैंने इस लेटर को तुम तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी, और शायद तुम तक जब ये लेटर पहुंचेगा तब तक मैं मर चुका हूँगा। तो ये पढ़कर सिम्जा काफी दुखी है। मगर तभी होम्स को एहसास होता है कि यहाँ पर एक असैसिन छुपा हुआ है, तो वो अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करके असैसिन के सारे वार प्रेडिक्ट कर लेता है। साथ ही वो इस असैसिन की पिटाई भी लगा देता है। पर जब तक ये फाइट पूरी होती है, तब तक सिम्जा यहाँ से भाग चुकी थी, यानी होम्स की मेहनत बर्बाद हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट डे चालू हो जाता है, जहाँ होम्स वॉटसन को लेकर चर्च पहुँच जाता है, क्योंकि आज वॉटसन की शादी है। मगर शादी के मौके पर इनकी तो बैंड बजी हुई है। इसके बाद जल्द ही वॉटसन की दुल्हन मैरी चर्च पहुंच जाती है, जो वॉटसन की ये हालत देखकर काफी हैरान है। मगर जब वो शेरलॉक होम्स को देखती है, तो वो सारा माजरा समझ जाती है कि जरूर ये ढक्कन ही मेरे हस्बैंड को पिटवा के लाया है। इसके बाद जल्द ही वॉटसन और मैरी की शादी हो जाती है। तो ये देखकर होम्स काफी खुश है और साथ ही दुखी भी, क्योंकि अब वो अपने फ्रेंड से दूर होने वाला है।
यहाँ से जाते वक्त होम्स को एक आदमी मिलता है जो होम्स को बताता है कि प्रोफेसर मोरियार्टी तुमसे मिलना चाहते हैं, वो भी अपने कॉलेज में। तो होम्स रेडी होकर प्रोफेसर से मिलने चला जाता है, जहाँ वो हर एक चीज को अच्छे से नोटिस करने लगता है। तो प्रोफेसर कहता है कि आज तो तुम्हारे फ्रेंड की शादी है। तो होम्स प्रोफेसर का इशारा समझ जाता है और कहता है कि वॉटसन अब शादी करके मुझसे दूर हो चुका है, यानी अब वो केस का पार्ट नहीं है। मगर प्रोफेसर तो एक क्रिमिनल है जो रूल्स को थोड़े ना फॉलो करेगा। तो प्रोफेसर शेरलॉक होम्स से डायरेक्टली कह देता है कि वॉटसन और उसकी वाइफ मारे जाएंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो लोग तुम्हारे काफी करीब हैं। मगर इतना ही काफी नहीं था। प्रोफेसर होम्स को बताता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दिया है क्योंकि वो तुम्हारे कुछ ज्यादा ही करीब आ रही थी। तो ये सुनकर होम्स की सनक जाती है, मगर वो जल्दी से यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे अंदाजा है कि वॉटसन और उसकी वाइफ खतरे में है। इसके बाद हमें वॉटसन कपल दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं, मगर बेचारे वॉटसन को डेंजर वाली फीलिंग आ रही है। इसके बाद जल्द ही ट्रेन स्टेशन से डिपार्ट हो जाती है और फिर वॉटसन कपल का रोमांस चालू हो जाता है। मगर तभी यहाँ पर एक आदमी आकर इन पर हमला कर देता है। तो वॉटसन कपल उसे ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं और अब वॉटसन की बैड फीलिंग काफी बढ़ती जा रही है। तो वो सिचुएशन चेक करने लगता है। तो वो देखता है कि शेरलॉक होम्स अपने शानदार डिस्गाइज में गुंडों को मार रहा है। तो ये लोग होम्स को अपने रूम में ले आते हैं। तो उसे देखकर मिसेस वॉटसन कहती है कि जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ मारकाट होती रहती है, वैसे तुम इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हो। मगर शेरलॉक होम्स मिसेस वॉटसन को ट्रेन से बाहर फेंक देता है जो सीधा नदी में जाके गिरती है। वेल, वो तो लेडी को आने वाली फाइट से बचाना चाहता है, मगर वॉटसन होम्स के इस हरकत का अलग ही मतलब निकाल लेता है और फिर वो होम्स पे चढ़ बैठता है। साथ ही वो होम्स के कपड़े भी चीर फाड़ देता है। तो होम्स वॉटसन को सारा माजरा समझा देता है। वहीं बैड गाइज अपनी मशीन गन को लोड करके फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बैड गाइज सभी डिब्बों की ऐसी तैसी कर देते हैं। मगर होम्स ने पहले ही इनके एमओ में फेरबदल कर दिया था, जिससे यहाँ पे तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे सभी बैड गाइज मारे जाते हैं। इसके बाद होम्स वॉटसन को बताता है कि जब मैंने मैरी को ट्रेन से बाहर फेंका था तब वो पानी में जाके गिरी थी, जिसे मेरे भाई मेक्रॉफ्ट ने बचा लिया होगा क्योंकि मैंने अपने भाई को पहले ही अलर्ट कर दिया था। इसके बाद वॉटसन डिसाइड करता है कि वो लास्ट टाइम होम्स की हेल्प करेगा ताकि वो इस प्रोफेसर मोरियार्टी को ठिकाने लगा सके। नेक्स्ट डे ये लोग एक बोट लेकर पेरिस जाने लगते हैं। तो वॉटसन पूछता है कि हम लोग पेरिस क्यों जा रहे हैं। तो होम्स क्लियर करता है कि पेरिस में हमें फॉर्चून टेलर मैडम सिम्जा मिलने वाली है। इसी सब में वॉटसन को पता चलता है कि होम्स की लवर इरीन मर चुकी है। इसके बाद वॉटसन और होम्स एक कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग मैडम सिम्जा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तो ट्राइब वाले लोग इन दोनों को घेरने लगते हैं और अब वॉटसन को अंदाजा है कि उनकी बहुत बुरी मार लगने वाली है। मगर तभी होम्स जोर से बोलता है कि हम मैडम सिम्जा को उसके भाई की वजह से ढूंढ रहे हैं। तो ये वर्ड सुनते ही सिम्जा यहाँ पे आ जाती है, जो इन दोनों को अपने टेंट में ले जाकर उनसे पूछती है कि मुझे कौन मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है। तो वॉटसन सिम्जा को क्लियर करता है कि तुम्हारा भाई रेने एक बहुत ही खतरनाक आदमी के साथ काम करता है, मगर अब उसके क्राइम बॉस को लगता है कि रेने ने उसके कुछ प्लान्स को तुम्हें लीक कर दिया है, तो अब रेने का बॉस तुम्हें मारना चाहता है। इसके बाद सिम्जा इन्हें रेने के भेजे हुए लेटर देती है जिन पर कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी, जिन्हें देखकर होम्स अंदाजा लगा लेता है कि ये लेटर एक वाइन सेलर में लिखे गए हैं। तो सिम्जा इन्हें बताती है कि एनार्किस्ट ग्रुप एक वाइन सेलर का यूज करता है और तो और ग्रुप का लीडर रेने का बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद सिम्जा इन दोनों को एनार्किस्ट ग्रुप के लीडर के पास ले जाती है, जहां ग्रुप का लीडर रेवांचे सिम्जा को देखकर काफी सरप्राइज्ड है। तो वो सिम्जा को बता देता है कि तुम्हारा भाई रेने यहाँ पे नहीं है। तो होम्स रेवांचे से कहता है कि तुम प्रोफेसर मोरियार्टी को जानते हो क्या। तो लीडर बताता है कि हाँ, मोरियार्टी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक आदमी है जो प्रैक्टिकली हमारे ग्रुप को ओन करता है, यानी वो जहाँ चाहे वहाँ बॉम्बिंग करवाता है, मगर इन बॉम्बिंग का जिम्मा हमारे ग्रुप को लेना पड़ता है। मगर आज रात ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये सुनकर होम्स समझ जाता है कि आज रात एक और बॉम्ब फटने वाला है, जिसे रेवांचे ने मोरियार्टी के कहने पे प्लांट किया है। मगर तभी अचानक से लीडर खुद को गोली मार लेता है, ये कहते हुए कि मुझे ये सब अपनी फैमिली के लिए करना पड़ा है। इसके बाद ये लोग एक सीक्रेट रास्ते से निकल जाते हैं, मगर अब तक होम्स को अंदाजा लग गया था कि नेक्स्ट बॉम्ब ओपेरा में फटने वाला है। तो ये लोग जल्दी से ओपेरा थिएटर पहुंच जाते हैं, जहां होम्स अपनी विजुअलाइजिंग टेक्निक का यूज करके बॉम्ब की लोकेशन पता लगा लेता है। मगर सरप्राइजिंगली बॉम्ब वाली जगह पर होम्स को एक चेस पीस मिलता है, जिसके जस्ट अपोजिट मोरियार्टी बैठा हुआ था। यानी मोरियार्टी तो एक जीनियस है जिसने होम्स को बेवकूफ बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक होटल में हायर पॉलिटिशियंस की मीटिंग चल रही थी, जहां मोरियार्टी का लगाया हुआ बॉम्ब फट जाता है, जिससे सभी लोग मारे जाते हैं और फिर जल्द ही होम्स एंड पार्टी भी
यहाँ पे पहुँच जाती है, जिन्हें इन्वेस्टिगेट करने पे विंडो में एक बुलेट होल मिलता है। तो ये लोग चेक करने चले जाते हैं कि ये गोली किसने चलाई होगी। इसके बाद जल्द ही ये लोग पता लगा लेते हैं कि गोली 650 यार्ड की दूरी से चलाई गई है, और इतनी दूर से गोली तो पूरे यूरोप में बहुत ही कम लोग चला सकते हैं। इसके बाद जल्द ही ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि गोली सेबेस्टियन मोरेन नाम के आदमी ने चलाई होगी, क्योंकि वही इतनी दूर से गोली चला सकता है। नेक्स्ट डे होम्स अपने ग्रुप को थ्योरीज बताने लगता है कि लास्ट नाइट की बॉम्बिंग तो सिर्फ एक दिखावा था, असली टारगेट तो एल्फ्रेड मेनहार्ड नाम का आदमी था, जो कि बॉम्ब के बजाय सेबेस्टियन मोरेन की गोली से मरा था। तो ये सुनकर सिम्जा काफी कंफ्यूज्ड है कि आखिर प्रोफेसर मोरियार्टी ने एल्फ्रेड को क्यों मरवाया। तो वॉटसन बताता है कि असल में एल्फ्रेड एक आर्म्स डीलर है जिसकी गन बनाने की फैक्ट्री है, मगर कुछ समय पहले उसकी कंपनी को मोरियार्टी ने खरीद लिया। यानी अब प्रोफेसर मोरियार्टी जितनी चाहे उतनी गन बना सकता है। इसके बाद ये लोग एल्फ्रेड की फैक्ट्री की तरफ जाने लगते हैं, जो कि जर्मनी में है, और वहीं पे उन्हें नेक्स्ट क्लूज मिलने वाले हैं। मगर बेचारे होम्स को गधैया लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। इसके कुछ ही दिनों के सफर के बाद ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी पहुंच जाते हैं, जहां से इनका इन्फिल्ट्रेशन प्लान चालू हो जाता है, जिसके हिसाब से होम्स फैक्ट्री को इन्वेड करता है और वॉटसन होम्स के भाई मेक्रॉफ्ट को मैसेज भेजने लगता है। इसके बाद फैक्ट्री के तहकीकात करते वक्त होम्स को पता चलता है कि प्रोफेसर मोरियार्टी तो हाई लेवल एक्सप्लोजिव बना रहा है, साथ ही वो सीरियल बॉम्बिंग्स को करवा के वर्ल्ड वॉर चालू करवाना चाहता है, जिस दौरान वो अपने वेपन्स को बेचकर खूब पैसा कमाने वाला है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पे उसे बहुत सारे विस्फोटक मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी घबरा जाता है। मगर तभी यहाँ पर मैरोन आ जाता है, जो होम्स को अरेस्ट कर लेता है, और फिर होम्स को मोरियार्टी के पास ले जाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर होम्स से पूछता है कि टेलीग्राफ ऑफिस से जो टेलीग्राम भेजा गया है वो किसे भेजा गया है। मगर शेरलॉक होम्स सिर्फ इतना ही कहता है कि वो टेलीग्राम तुम्हारी काली करतूतों का पर्दाफाश करेगा। और फिर होम्स कंटिन्यू करता है कि तुम्हें एनार्किस्ट ग्रुप और उनके बॉम्ब्स चाहिए थे ताकि तुम यूरोप में क्राइसिस पैदा कर सको और एक दूसरे पे शक करके कई सारे देश एक दूसरे से भर जाएं, जिस दौरान तुम अपने वेपन बेचोगे। जरूर तुम एक वर्ल्ड वॉर करवाना चाहते हो। तो ये सुनकर प्रोफेसर मोरियार्टी शेरलॉक होम्स का टॉर्चर चालू कर देता है। वहीं वॉटसन को वेट करते करते काफी समय हो जाता है, मगर होम्स वापस लौट के नहीं आता। तब वो प्लान बी फॉलो करने लगता है, जिस तहत वॉटसन को एक टावर के पास जाना था, मगर टावर पे तो सेबेस्टियन मोरेन पहले से मौजूद था, जो वॉटसन पे गोलियां चलाने लगता है, जिनसे छुपते छुपाते वॉटसन एक टैंक तक पहुंच जाता है, जहां से वो एम करके टावर को ही उड़ा देता है, जिससे टावर मोरियार्टी के फैक्ट्री पे जाके गिरता है। और अब इस फैक्ट्री का हैप्पी बर्थडे हो चुका था। और फिर वॉटसन यहाँ आकर होम्स को बचा लेता है, क्योंकि मोरियार्टी और उसके लोग भी मलबे में फंसे हुए थे। और फिर ये दोनों गन लेकर बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद जल्द ही यहाँ पर मोरियार्टी के गुंडे आ जाते हैं, जिन पे ये लोग गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर बैड गाइज तो अपनी बड़ी बड़ी तोपों से इन पर हमला करने लगते हैं, जिससे एक दीवार टूट जाती है, जहाँ से ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। मगर इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। बैड गाइज इन पर अपनी तोप से हमला करने लगते हैं, जिससे जंगल में तबाही मच जाती है। साथ ही काफी बैड गाइज इनका पीछा भी कर रहे थे। तो ये लोग इन्हें मारते पीटते एक ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, जो जंगल से होके जा रही थी। और इस तरह ये लोग इस मुसीबत से निकल जाते हैं। मगर इस समय सिम्जा के ग्रुप के काफी लोग मारे गए थे, तो अब वो काफी ज्यादा दुखी है। वैसे अब होम्स की भी काफी बुरी हालत हो चुकी थी, जिसे वॉटसन ट्रीट करने लगता है। तो होम्स कहता है कि हम लोग घर वापस जा रहे हैं, मगर उससे पहले हमें स्विट्जरलैंड जाना होगा। वहीं पे प्रोफेसर मोरियार्टी का ग्रैंड प्लान चालू होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर एक पीस समिट होने वाली है, जहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। और अगर समिट में बम फटा तो वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा, और ऐसा ही तो मोरियार्टी चाहता है। इसके बाद हमें पहाड़ों के बीच में एक मस्त फोर्ट दिखाया जाता है, जो कि होम्स के भाई मेक्रॉफ्ट का है, जहां वॉटसन मेक्रॉफ्ट से कहता है कि तुमने पीस टॉक कैंसिल क्यों नहीं किया। तो मेक्रॉफ्ट बताता है कि अब ये पीस टॉक कैंसिल नहीं हो सकती, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे पहले से आ चुके हैं। साथ ही इस मीटिंग को प्रोफेसर मोरियार्टी लीड करने वाला है, क्योंकि वो पीएम का बेस्ट फ्रेंड है, और हम लोग मोरियार्टी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी होम्स कहता है कि मोरियार्टी सभी बिग लीडर को समिट में बुलाकर मरवाने वाला है, जिसे अंजाम रेने देने वाला है, जो कि पर्सनली सभी लीडर को असैसिनेट करने वाला है। वेल, मोरियार्टी ने उसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया है, और अगर हम रेने को ढूंढकर उसे पकड़ लें तो हम मोरियार्टी के प्लान को फेल कर सकते हैं, और साथ ही रेने की जान भी बचा सकते हैं। इसके बाद हमें एक दूसरा फोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पीस टॉक होने वाली है। और फिर जल्द ही यहाँ पर फिरकी मार मार के डांस होने लगता है, जहाँ पर मेक्रॉफ्ट टीम को बताता है कि इस पार्टी में दर्जनों कंट्रीज के पीएम और उनके सलाहकार आए हैं,
और अगर कोई भी मरा तो वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा। मगर होम्स बेफिक्र वॉटसन के साथ डांस करने लगता है, जिस दौरान वो सभी एम्बेसडर्स को नोटिस करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि रेने जरूर किसी एम्बेसडर का वेश बनाकर यहाँ पर आया होगा और रेने को ऐसा करने के लिए फेस सर्जरी की जरूरत होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हॉफमैन ही कर सकते हैं, जिसे ऑक्शन के दौरान मरवा दिया गया। इसके बाद जल्द ही इन्हें एक आदमी पर शक होने लगता है, जिसके फेस पे सर्जरी के ऑब्वियस मार्क थे। इसके बाद होम्स वॉटसन से कहता है कि तुम और सिम्जा रेने को ढूंढकर उसे रोकोगे और मैं मोरियार्टी को हैंडल कर लूंगा। और फिर होम्स मोरियार्टी से मिलने पहुंच जाता है, जहां ये लोग एक दूसरे को टॉन्ट करते हुए एक दूसरे के प्लान जानने की कोशिश करते हैं। वहीं वॉटसन और सिम्जा रेने को ढूंढने लगते हैं, जहां सिम्जा अपने भाई को पहचानने में कामयाब हो जाती है। तो जब रेने अपने असैसिनेशन प्लान को चालू करने वाला था, तभी वॉटसन और मीक्रॉफ्ट उसे पकड़ लेते हैं। मगर जब सोल्जर्स रेने को यहाँ से ले जा रहे होते हैं, तब सेबेस्टियन उसे मार देता है, क्योंकि रेने मोरियार्टी के बहुत से राज जानता है जो बाहर आने नहीं चाहिए। तो मोरियार्टी ने शुरू से ही रेने को मारने के लिए सेबेस्टियन को तैयार कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ होम्स मोरियार्टी से कहता है कि एक वर्ल्ड वॉर टल गया, मगर इस बात के लिए मोरियार्टी डिसएग्री करता है और पूछता है कि तुमने एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें तुमने हायर एप्स को मेरे मंसूबों के बारे में बताया था, मगर उस टेलीग्राम का कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि तुम ये भूल रहे हो कि मैं तो बस वर्ल्ड वॉर की डेट को नजदीक लाना चाहता हूँ। वैसे भी वर्ल्ड वॉर तो होके रहेगा, क्योंकि ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी पावरफुल कंट्रीज भी चाहते हैं। इस बार प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, मैंने बारूद में चिंगारी तो लगा दी है और अब बस मुझे आग लगने का इंतजार है। इसके बाद मोरियार्टी यहाँ से जाने लगता है, तो होम्स कहता है कि मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट करते हुए तुम्हारे कई लेक्चर्स लिए हैं, जहां मेरी नजर तुम्हारी नोटबुक पे पड़ी थी, जिसे तुम हर समय अपने साथ रखते हो। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि तुम उस नोटबुक में अपने सभी प्लान्स को रिकॉर्ड करते हो, मगर वो नोटबुक तो कोडेड है। तो मुझे तुम्हारी सेकंड फेवरेट बुक चुरानी पड़ी, जो कि उस कोडेड रिकॉर्ड्स की सॉल्यूशन थी। फिर मैंने उन दोनों बुक्स को लंदन भिजवा दिया, जहां मैरी ने स्कॉटलैंड यार्ड के साथ मिलकर तुम्हारी नोटबुक को डिकोड कर लिया, जिससे वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को सीज करने में कामयाब हो गए और अब तुम्हारी सारी जायदाद गरीब लोगों में और ऑर्फन्स में डोनेट कर दी जाएगी। तो ये सुनकर मोरियार्टी गुस्से से पागल हो जाता है और वो होम्स से कहता है कि तुम्हें मारना काफी आसान है, मगर तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द वॉटसन की मौत से होगा। तो ये समझ लो कि वॉटसन और उसकी वाइफ की मौत तय हो चुकी है और अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो ये सुनकर होम्स फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जिसमें वो विजुलाइज करने लगता है कि वो कैसे मोरियार्टी की वॉट लगा सकता है। मगर होम्स का बैड लक, वो बैडली इंजर्ड है, तो वो किसी भी हालत में मोरियार्टी को पीट नहीं सकता, क्योंकि मोरियार्टी भी सुपर जीनियस है, जो कि होम्स की तरह ही फाइट को विजुलाइज कर सकता है। तो होम्स अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देता है, जिसमें वो मोरियार्टी को लेकर खाई में कूद जाता है। वॉटसन के हैप्पी फ्यूचर के खातिर होम्स मरने के लिए भी तैयार है और ये सब सीन वॉटसन भी देख लेता है। तो अब वो काफी दुखी है कि उसका प्यारा दोस्त मारा गया। इसके बाद होम्स का फ्यूनरल होता है और फिर वॉटसन अपने प्यारे दोस्त की याद में एक मेमोयर लिखता है, जिसमें वो शेरलॉक होम्स की लाइफ को लिख देता है। तभी मैरी वॉटसन के लिए एक पैकेज लाती है, जिसमें वॉटसन को एक ऑक्सीजन ब्रीदर मिलता है, जिसे देखकर वॉटसन को यकीन हो जाता है कि शेरलॉक होम्स अभी भी जिंदा है, क्योंकि वही ऐसे अजीब गिफ्ट्स भेजता है। इसके बाद वॉटसन के जाने के बाद हम देखते हैं कि होम्स तो वॉटसन के ऑफिस में सोफे पे ही बैठा हुआ है, बस उसने सोफे के कपड़े जैसी मैचिंग ड्रेस पहनी हुई है। और फिर शेरलॉक होम्स वॉटसन की लिखी हुई मेमोयर के एंड के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देता है, मानो होम्स टॉन्ट कर रहा हो कि द एंड, क्या सच में? और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।